गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर रीड करेंगे और यू हैव टू कीन इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट लेना इसको समझने में ताकि ये आपको समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बताऊं कि सबसे पहली जो रिवॉल्यूशन हुआ है, आज़ादी के लिए कहिए या गवर्नमेंट चेंज के लिए कहिए, वो फ्रांस में हुआ है। याद रहेगा। और रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? अ सडन बिग चेंज इन अ कंट्री ब्रॉट बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री। यानी कि जो लोग होते हैं वहाँ के, वो कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं। चाहे तो वो राजा का शासन हटाना चाहते हैं, जिसे मोनार्ची बोलते हैं। अभी आएगा, एक वर्ड बताऊंगा मैं आपको, मोनार्ची। ठीक है, तो ये जो चेंज होता है, सबसे पहले कि हमें लोगों के अंदर एक ऐसी भावना आई कि हमें चेंज करना है। हम चाहते हैं कि सब कुछ चेंज हो। ये जो शुरू से जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, ये चेंज होने चाहिए। इसे बोलते हैं रिवोल्यूशन, और ये लोगों के द्वारा होता है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द फ्रेंच रिवोल्यूशन। द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड द वर्ल्ड। यानी कि जो फ्रांस रिवोल्यूशन है, वो एक लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री। पूरे जितना भी इतिहास, जितनी भी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, उसमें ये सबसे पहला लैंडमार्क है जहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ था पूरे वर्ल्ड में। और बाद में फ्रांस के बाद जितने भी और अदर कंट्री हैं या नेबरिंग कंट्री होंगी, वहाँ पर स्टार्ट हुआ रिवॉल्यूशन। इसको देखने के बाद, यानी कि जो सबसे पहले रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कहाँ हुई है, सबसे पहले रिवॉल्यूशन की जो स्टार्टिंग हुई है वो फ्रांस में हुई है। याद रहेगा। इट एंडेड द मोनार्चियल सिस्टम इन द फ्रांस। तो यहाँ पे जो राजा था, उसका जो रूल था, उसको सबसे पहले यहाँ पे ख़त्म हुआ फ्रांस में। इसे बोलते हैं मोनार्चिकल। मोनार्चिकल याद रहेगा, मोनार्चिकल। मैं इसे ज़रा बड़ा कर रहा हूँ, देखो ये मोनार्चिकल दिख गया होगा आपको। मोनार्चिकल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये ख़त्म करा। और उसके बाद एक स्लोगन आया, स्लोगन जिसे हम नारा बोलते हैं। फ्रांस का एक स्लोगन बना जिसमें बोलते हैं ब्रदरहुड, फ्रीडम, इक्वालिटी। यानी कि हमें कैसा अब जो शासन चाहिए, वो चाहिए ब्रदरहुड, भाईचारे वाला, फ्रीडम, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, सबको समानता। बिकम इम्पोर्टेंट आइडियाज़ ऑफ द न्यू एरा। और उस अब हमें नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, ऐसा लोगों ने बोला। समझ में आया ना। अब यहाँ पे फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, कि 18वीं सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में वहाँ की सोसाइटी कैसी थी फ्रांस की। अभी रिवॉल्यूशन नहीं हुआ वहाँ पे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बैकग्राउंड में जा रहे हैं हम, पीछे जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो लोगों को गुस्सा क्यों आया, ऐसा क्या हो चुका कि लोगों को गुस्सा आने लगा और लोगों ने फिर रिवॉल्यूशन को अटैम्प्ट किया। देखो, इन 1774 20 ईयर्स ओल्ड लुइस 16 ऑफ बॉर्बन फैमिली बिकम द किंग ऑफ फ्रांस। यानी कि 1774 में जब लुइस 16, एक वर्ड में बोल रहा हूँ लुइस 16, यहाँ पे देखो मैं उसे बड़ा कर रहा हूँ, लुइस 16 लिखा है ना, लुइस 16, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये नाम फ्रांस में। ठीक है, ये जब 20 साल के थे लुई 16, तो वहाँ और कौन सी फैमिली से थे? बॉर्बन फैमिली। जैसे आपकी कोई शर्मा फैमिली से होता है, कोई वर्मा फैमिली से होता है, कोई राजपूत होता है, कोई ब्राह्मण होता है ना, बहुत सारी फैमिलीज आ रही हैं। तो ऐसी उसकी जो फैमिली थी वो थी बॉर्बन फैमिली। जब वो 20 साल का था तो उसे फ्रांस का राजा बन गया वो, क्योंकि उस समय कैसा सिस्टम था, हेरिडिटी था। यहाँ पे देखो एक वर्ड है हेरिडिटी। हेरिडिटी दैट मीन्स कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। इसीलिए वो जब 20 साल का था तभी वो क्या हो गया था, किंग बन चुका था फ्रांस का। ही वॉज मैरिड द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेटी। यानी कि उसकी जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रियन की एक राजकुमारी थी, मैरी एंटोइनिटी। ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग ईयर ऑफ वार एंड मेंटेनेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ द प्लेस ही गॉट एन एम्प्टी ट्रेजिडी। यानी कि जब वो किंग बना तो उस समय ही फ्रांस में इतने सारे आसपास के जो नेबरिंग कंट्री है उनसे लड़ाई करता था,
और जो उसका एक पैलेस था, जो राजा का महल होता है, उस वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी साफ़ सफाई, उसकी टूट फूट, उसकी मरम्मत, यानी कि जितना भी उसमें खर्चा होता है डेकोरेशन वगैरह करने के लिए, तो बहुत पैसा उसमें खर्च होता था। इसीलिए जब वो 20 साल का था, जब वो राजा बना था, उस समय फ्रांस का खजाना, जिसे बोलते हैं ट्रेजरी, वो खत्म हो चुका था। समझ में आया ना, कि वो उस समय बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब अब आप ही देखो, अब ये सोचो आप कि जब कोई किंग बन रहा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, अब वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो ये कर सकता है कि जो पीपल हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन पे टैक्सेस लगाएगा, महंगाई बढ़ेगी, टैक्स लेगा उनसे, और जो टैक्स से पैसा आएगा उससे वो बाकी सारे काम करेगा, है ना। तो लुइस 16 आल्सो हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। यहाँ पे समझो इस चीज़ को कि लुइस 16 ने अमेरिकन कॉलोनीज, जो ब्रिटेन, ब्रिटेन का नाम आपने सुना है, ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 कॉलोनियों को पर कब्जा कर रखा था। अब यहाँ पे ये चीज़ समझनी है हमें कि ब्रिटेन ने क्या करा था, जो अमेरिका के 13 कॉलोनी थी, यानी कि यहाँ पे जो अमेरिका की जो जगह होती है, उन 13 जगहों पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। तो फ्रांस ने क्या किया, उन 13 कॉलोनियों को फ्रीडम दिलवा दी। उसमें भी बहुत पैसा खर्च हुआ होगा ना। ब्रिटेन से अमेरिका की 13 कॉलोनियों को फ्रांस ने फ्रीडम दिलवा दी। द वॉर एडेड मोर देन 1 बिलियन लिवरे। यहाँ पे लिवरे एक वर्ड आया है। जो यहाँ पे फ्रांस है, वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो लिबरे चलती थी पहले, लिबरे, ठीक है ना। तो वही बात बता रहे हैं कि 1 बिलियन लिबरे का पहले से उस पर क्या था, कर्जा था। अब 2 बिलियन और हो गया था, 2 बिलियन लिबरे, यानी कि कुल मिला के कितने बिलियन हो गया, 3 बिलियन लिबरे, इतना कर्जा हो गया। देन द लेंडर्स बिगेन टू चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑफ लोन्स। अब इतना कर्जा चुकाने के लिए क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है किसी नेबरिंग कंट्री से, जिस जिस भी कंट्री से हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, उनसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा उधार ले लेते ना। तो ऐसे लिया तो, लेकिन उन्होंने किस बेस पे दिया कि हमें 10% इसका ब्याज लगेगा। To meet the expenses like maintain army court etc. state was forced to increase the taxes। अब इतना सारा कर्जा है, आर्मी जो है, जो युद्ध में फ्रांस की जो सेना है उसको भी भाई मेंटेन करना पड़ता है, महल को भी करना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस हैं, हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पर, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर भी कुछ होगा, तो उन सब की जो सैलरी होती है वो भी देनी है। तो इसीलिए वहाँ पे टैक्सेस बढ़ाने लग गए। बट द मेजर वाज नॉट सफिशेंट एज ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ मैं आपको क्या, अभी आने वाली है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन आगे तो बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। 3 स्टेट में, इसको स्टेट यहाँ पे राज्य से नहीं है, स्टेट मतलब वर्ग, कास्ट के 3 हिस्से कर लिए गए कि भाई पहली कास्ट, दूसरी कास्ट, तीसरी कास्ट, 3 स्टेट्स, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे ना, उनको ही टैक्स देना है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट देयर इज़ नो टैक्स पेड, उन्हें पेड नहीं करना कोई टैक्स, केवल थर्ड स्टेट वाला ही टैक्स देगा। अब इसको समझते हैं, ठीक है। द 3 स्टेट ऑफ फ्रांस एट द टाइम वर, देखो, फर्स्ट स्टेट द क्लर्गी, क्लर्गी ये वर्ड नोट करना है भाई। फर्स्ट स्टेट द क्लर्गी, क्लर्गी वर द ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। चर्च में जितने भी लोग थे जो चर्च से जुड़े हुए थे, जो चर्च में काम करते थे, वो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, क्लर्गी, क्लर्गी, ठीक है। दे इंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, और उन्हें जो सुविधाएं मिलती हैं ना वो जन्म से मिल जाती थी। भाई ये चर्च के लोग हैं तो इनके बच्चे हैं, उनको भी वही सुविधा है, बड़े हो गए उनको सुविधा, मतलब ये सुविधाएं चलती जा रही हैं, ठीक है। उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना, ठीक है। और वो धर्म के नाम पे लोगों से टैक्स लेंगे, वो धर्म के नाम पर,
लोगों से टैक्स लेंगे, दूसरे लोगों से, उसे बोलेंगे टीथे। क्या बोलेंगे? टीथे। या हिंदी में से ताइद भी बोलेंगे, ताइद या टीथे, जैसा भी आपको लग रहा है वैसा कर लेना। यहाँ पे एक वर्ड आया पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब होता है यहाँ पे किसान, ठीक है। तो वो किसानों से टैक्स लेते थे, यानी कि जितना भी एग्रीकल्चर में क्रॉप उगेगी उसका 1/10, वो जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 1/10 तो इन्हें टैक्स देना ही देना है, ठीक है, क्लर्की को। सेकंड स्टेट को बोलते थे नोबिलिटी। क्या बोलते हैं? नोबिलिटी। इट कंसिडर्ड ऑफ रिच aristocratic people of the state. They also enjoy the privilege of the expansion from paying tax to the state. They also enjoy feudal privilege, that is dues which they extract from the peasants. यानी कि ये भी जो लोग थे, ये क्या करते थे, ये भी जो किसान होते थे उनसे टैक्स लेते थे। पहले वाले भी ले रहे हैं, दूसरे वाले भी ले रहे हैं, ठीक है। अभी थर्ड स्टेट पे चलते हैं। जो थर्ड स्टेट है ना, द कंसिडर्ड ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीजेंट, एरिशियंस, लैंडलॉर्ड, लेबर एटसेट्रा। यानी कि इसमें बिजनेसमैन आएंगे, मर्चेंट आएंगे, कोर्ट ऑफिशियल्स जो ऑफिस में काम करते हैं, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए, किसान हो गए, ये सब इसमें आते थे। और दे हैड नो प्रिविलेज, यानी कि इन्हें कोई सुविधा नहीं थी, इन्हें टैक्स देना है, इन्हें टैक्स देना है। टाइल, इन्हें इनके टैक्स का नाम था टाइल, ये टाइल देते थे, ठीक है ना। ये क्या देते थे? टाइल। हाँ। और इनमें से सारे लोग तो वो नहीं थे, कुछ ही लोग बिजनेसमैन थे, लेकिन 90% जो लोग थे जो थर्ड स्टेट में आते थे वो थे किसान, ठीक है। अब देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रगल कैसे हो रहा है। ड्यूरिंग 1750 टू 1789 तक पॉपुलेशन जो थी बढ़ती चली जा रही है वहाँ की। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन हो रहा था वो नहीं बढ़ रहा था, यानी कि जो उत्पादन हो रहा था, फसल उत्पन्न हो रही थी वो कम हो रही थी, और उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी। इससे क्या हुआ, इससे ये समस्या आई कि खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। लोगों को खाना कम है और आदमी लोग ज़्यादा हैं। अब क्या होगा, इससे क्या हुआ, महंगाई बढ़नी शुरू हो गई और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई वहाँ की, फ्रांस की। और वहाँ पे एक बार तो क्या बोलते हैं, अकाल बोलते हैं उसे, अकाल पड़ा, जिससे बहुत सारी फसल ख़त्म हो गई और वहाँ पे महंगाई अपने चरम पे पहुँच गई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब कल पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। थैंक यू।